नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई गवई के नेतृत्व में जुडिशरी ने तहलका मचा रखा है। बीजेपी सरकार खूब निशाने पर चढ़ रही है। ओडिशा के बाद अब यूपी सरकार के कृत्य से भड़के सीजेआई गवई के धाकड़ जज जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह ने योगी जी के मनमाने सिस्टम की खाट खड़ी कर दी है। न सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि उनकी हेकड़ी निकालने के लिए जिला जज को ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। यूपी सरकार के बड़े आईपीएस ऑफिसर का पसीना भरे कोर्ट रूम में छूटने लगा। वो माफी मांगने लगे, लेकिन जज साहब ने कहा यह बड़ा गुनाह है, बच नहीं पाएंगे। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, आप चौंक उठेंगे। मामला यूपी के गाजियाबाद का है, जहां गाजियाबाद के जेल में बंद एक कैदी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का ऑर्डर जारी किया था। लेकिन इस रिहाई के ऑर्डर को यूपी सरकार और उसके सिस्टम ने अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। फर्क ही नहीं पड़ा कि वो ऑर्डर क्या था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तक जब यह बात फिर से पहुंची, सुनवाई की तारीख लगी, तो 24 घंटे पहले आनन फानन में जेल के डीजी ने बड़ा फैसला लेते हुए उस कैदी को बाहर कर दिया, यानी रिहा कर दिया। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट को मालूम पड़ गई। फिर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी सरकार सबसे पहले अंतरिम मुआवजा के तौर पर उस आरोपित को 5 लाख रुपए दे। नाम था आफ्ताब। सुप्रीम कोर्ट के जमानत पर रिहाई के आदेश के बाद भी रिहा न किए जाने की घटना से भड़के सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद जिला जज को कहा कि आप तुरंत एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच कीजिए और हमें सच्चाई जाननी है कि कौन कौन इस गुनाह में शामिल है जिन्होंने स्वतंत्रता का हक छीना है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 27 जून तक कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को इस मामले की अब आगे सुनवाई करेगा और यूपी सरकार के सिस्टम की हेकड़ी भी निकालेगा। इस मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के जेल डीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमकर खबर ली है और उनके सिस्टम की खूब हेकड़ी निकाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब आपको मालूम पड़ा कि इस केस पर अब कोर्ट फिर सुनवाई करने जा रहा है, तो आनन फानन में आपने उसे कल ही रिहा कर दिया और इससे साफ पता चलता है कि आपने हमारे आदेश की अवहेलना की। आपने उसे केवल तकनीकी आधार पर सलाखों के पीछे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट देखने दीजिए। अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करेंगे। अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जस्टिस केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बेकार की तकनीकी त्रुटियों और अप्रासंगिक भूलों की वजह से नहीं छीना जा सकता। जब जमानत आदेश में अपराध और अभियुक्त की पहचान क्लियर हो तो फिर ऐसा क्यों किया गया? पीठ ने यह भी कहा कि कोई उपधारा ना होना क्या इतना बड़ा कारण है कि जेल में कैदी को बंद रखा जाए? उन्होंने इसे कर्तव्य में गंभीर चूक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के डीजी जेल से कहा कि अदालत के आदेश का कैसे पालन किया जाना चाहिए, ये अपने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताइए। अगर अदालत के आदेश के बावजूद लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाएगा तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? बता दें कि आफ्ताब नाम के व्यक्ति के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के आरोप में 2024 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को जमानत मंजूर की थी और रिहाई का आदेश 27 मई को जारी हुआ, लेकिन कैदी को 24 जून को रिहा किया गया, यानी पूरे 28 दिन बाद। वजह के बारे में कहा गया कि जमानत आदेश में एक उपधारा का उल्लेख नहीं था। कोर्ट ने कहा जब सभी अधिकारियों को अपराध धाराएं और आरोपी की पहचान क्लियर थी तो उस एक तकनीकी त्रुटि को आधार बनाकर रिहाई में देरी, बहाना और लापरवाही की निशानी है। लेकिन यह सिर्फ एक गलती की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जो बार बार उन लोगों को सजा देती है जिनका कसूर सिर्फ इतना है
कि वो इस सिस्टम में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने जेल डीजी से कहा कि हम जांच रिपोर्ट देखने के बाद तय करेंगे कि मुआवजे की राशि जिम्मेदार अधिकारी से भी वसूली जा सकती है क्या। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह पहली बार है कि किसी को जमानत मिलने के बाद भी जेल में रखा गया? आफताब की कहानी कोई अकेली नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जो बार बार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है। आफताब मुस्लिम है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जमानत आदेश की अनदेखी का शिकार एक मुस्लिम युवक हुआ? यूपी की जेलों में कितने लोग बंद हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो आज भी सलाखों के पीछे हैं। एमनेस्टी इंडिया और ह्यूमन राइट्स वॉच की 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की जेलों में 60% से ज्यादा कैदी अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी जमानत याचिकाएं या तो खारिज हो जाती हैं या फिर उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में करीब 1200 कैदी ऐसे हैं जिन्हें यूएपीए या अन्य सख्त कानूनों के तहत जमानत मिलने में देरी हो रही है। इनमें से 70% से ज्यादा मुस्लिम हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक समुदाय के साथ हो रहे सिस्टमेटिक अन्याय की कहानी बयान करते हैं। क्या यह सिर्फ गाजियाबाद या यूपी की बात? नहीं, यह कहानी उस दिल्ली की भी है जहां 2020 के दंगों के बाद दर्जनों मुस्लिम युवक और युवतियां आज भी जेल में हैं। खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर अभी भी कोर्ट की सुनवाइयों, तारीखों और सिस्टम की जटिलताओं में उलझे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने 1800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 80% मुस्लिम थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट 2024 की है, उसके मुताबिक इनमें से 700 से ज्यादा लोग अभी भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जमानत देना नियम होना चाहिए, जेल में रखना अपवाद। लेकिन दिल्ली 2020 के मामले में यह नियम उल्टा हो गया है, जेल नियम बन गई और जमानत अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि यूएपीए के तहत भी जमानत का अधिकार है अगर अभियोजन पक्ष ठोस सबूत ना दे सके। लेकिन इन मामलों में सबूतों की जगह सिर्फ कहानियां हैं, गवाह हैं और लंबी लंबी चार्जशीट है। तो जरा सोचिए ना, क्यों नहीं मिल रहा इन युवाओं को इंसाफ? क्या वजह है कि उनकी सुनवाई बार बार टल रही है? क्या ये इसलिए कि इन मामलों में सियासत की बू आती है? दिल्ली 2020 के दंगों को सियासी रंग देने की कोशिशें हुई। प्रदर्शनकारी जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, उन्हें दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं? अगर नहीं तो फिर ये लोग जेल में क्यों हैं? और अगर हां तो फिर कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी सरकार को फटकार लगाई क्योंकि एक शख्स को जमानत के बावजूद जेल में रखा गया। लेकिन दिल्ली 2020 के मामले में यह सवाल और बड़ा है। यहां तो दर्जनों लोग हैं जिनकी जमानत याचिकाएं या तो खारिज हो रही हैं या फिर उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही। क्या ये लोग सिर्फ इसलिए सजा भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई? क्या ये लोग इसलिए जेल में क्योंकि वो एक खास समुदाय से आते हैं? यह सवाल आपको भी परेशान करना चाहिए। न्याय व्यवस्था में देरी अपने आप में एक सजा बन जाती है। उमर खालिद, खालिद सैफी और बाकी लोग सिर्फ जेल में नहीं हैं, वो उस इंतजार में हैं जो उनकी जिंदगी के साल छीन रहा है। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उस हर शख्स की है जो इस देश में इंसाफ की आस लिए कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन जब सीढ़ियां ही खत्म ना हो तो मंजिल कैसे मिले? तो सवाल यह भी है, इन युवाओं को इंसाफ कब मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा जो यूपी सरकार पर निकला उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो सालों से जेल में हैं? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लाचार है कि वो सिर्फ जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है? या फिर हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां जमानत का मतलब आजादी हो और इंसाफ का मतलब सिर्फ कागज पर लिखा फैसला ना हो, और वो कागज का फैसला भी कभी कभी देरी की वजह बन जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि इन युवाओं को इंसाफ मिलेगा? और अगर हां तो कब? और अगर नहीं तो फिर हमारा संविधान, हमारी अदालतें और हमारा लोकतंत्र किसके लिए है? सोचिए, जवाब दीजिए।
क्योंकि जवाब सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि हमारे समाज में भी ढूंढना होगा। तो यह थी आज की मेरी खास रिपोर्ट और आपके लिए हमने इस रिपोर्ट में कई सवाल छोड़े हैं। जवाब ढूंढिए और जवाब निश्चित तौर पर हमें कमेंट में कीजिए। हम आपके कमेंट को हमेशा देखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा या रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।